गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शैक्षणियों स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रन का, जुग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। आज चैप्टर वाइज रिवीजन में ये आपका तीसरा क्लास है और आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और ये आपका इस चैप्टर से रिलेटेड आज का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। आज हम इस क्वेश्चन के साथ क्लास का शुरुआत करते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और इसका जवाब कमेंट में कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या यहाँ पे ऑप्शन डी में उत्तल होना चाहिए था, उत्तर है, इसके लिए सॉरी। उत्तल तथा अवतल दर्पण का क्या होगा इसका राइट आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है। सोलर कुकर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। सोलर कुकर में क्या उपयोग होता है? सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग को याद रहना चाहिए, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में और आप हमको बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 20 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या बताना, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, बताइए कितना होगा। बेहद आसान प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू जो होता है 2f, यानी फोकस का दोगुना होता है। यानी फोकस यहाँ पे 10 है तो 10 का दोगुना 20 होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज़ द राइट हियर। ठीक है, आप लोग अपना जवाब कमेंट में करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया। उस वक्त बताना था, क्या बताना था, उसमें वक्रता त्रिज्या बताया गया था, इसमें फोकस दूरी को बताना है। फोकस दूरी कितना होगा तो आपको पता होगा। फोकस दूरी जो होता है, अगर आप पढ़े होइएगा ध्यान से तो आपको पता है कि फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का आधा होता है। यानी कि आर कितना यहाँ पे 28, यानी 28 का आधा अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन सी में है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट हियर। ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं कितना होगा। क्षमता दिया गया, फोकस दूरी बताना है। उसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्षमता यानी कि पी इक्वल टू जो होता है 1/f होता है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। इससे अगर आप निकालिएगा डायरेक्टली तो इसका आंसर कितना होगा हमें जरूर से कमेंट में बताइए। -5 डायोप्टर है, इसकी क्षमता तो फोकस दूरी बताना है। जब आप इसको इस फार्मूला से निकालिएगा तब इसका फोकस दूरी माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। कितना? -20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, आप लोग निकाल कर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी आसान प्रश्न है और जो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि परीक्षा में बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ध्वनि तरंग का है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कि पराबैंगनी तरंग है कि या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंग, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके बाद पराबैंगनी तरंग, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी तरंग। प्रकाश तरंग
उदाहरण है एक प्रकार के परावैंगनिक तरंग के, उदाहरण है प्रकाश तरंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर दिया गया है, कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। का अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन शायद कई तरह से पूछे गए हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी जो दांत के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, दांत का इलाज करते हैं, वे लोग अपने मरीज को दांत को देखने के लिए, उसको बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करता है, आपको बताना है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, जल्दी से कमेंट में बताएं। पहला ऑप्शन में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, डी में इनमें से सभी। जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, और आप लोग अपना देखते रहिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से हमें बताएं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे, क्योंकि सिलेबस आपका लगभग ख़त्म हो चुका होगा। रिवीजन के लिए हम ये आपके लिए लाए हैं, रिवीजन के तौर पर, ताकि आप बेहद एग्ज़ाम में कर सके और अच्छा मार्क्स के साथ अच्छा परसेंटेज ला सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अपसारी लेंस किसको कहते हैं, जल्दी से बताएं। यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे, एक बनेंगे कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, और एक बनेगा कि अवतल लेंस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। बताइए, यहाँ पर अपसारी लेंस पूछा गया है, अपसारी का क्या मतलब होता है। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैलाने वाला। प्रकाश को फैलाने वाला इसमें से कौन लेंस है, आप लोग हमें ज़रूर से कमेंट में बताएं, वही आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश को फैलाने वाला, अपसारी का मतलब फैलाने वाला। तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, चलिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा इरेज करके हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए अवतल दर्पण को थोड़ा सा समझिए। जैसे कि मान लेते हैं ये इसका, रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए मान लेते हैं ये इसका प्रधान अक्ष होगा। जब यहाँ से प्रकाश किरणें जाती है, यहाँ से मान लेते हैं, तो ये क्या करता है अवतल दर्पण की प्रकाश को इस तरह से फैला देता है, फैलाने का काम करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, फैलाने का काम करता है। टॉर्च में आप लोग देखते होगा कि आगे की ओर फोकस को क्या करता है, फैला देता है। तो उस स्थिति में उसको हम लोग अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो जो अवतल दर्पण है वह प्रकाश को फैलाने का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट हियर। अच्छा चलिए, इसी में एक हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा। यही ऑप्शन है आपके लिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभिसारी पूछा गया है। अभिसारी का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरणें एक जगह आकर मिलती है, केंद्रित होती है, जब एक ही जगह आकर के केंद्रित होती है, तब हम उसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। और यह काम उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। कौन से लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। ये जो आप देखे होइएगा इस तरह के लेंस, यहाँ से होगा प्रकाश आकर के एक बिंदु पर केंद्रित होता है। तो जब केंद्रित होता है तो उस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी उसको बोल सकते हैं। यानी कि
उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल लेंस जो होता है वह अपसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। अभिसारी का मतलब होता है अभिकेंद्र की ओर, यानी कि अभिकेंद्र की ओर जो प्रकाश फोकसित होता है एक केंद्र की ओर, उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी का मतलब फैलने वाला, जो कि अवतल लेंस फैलाने का काम करता है। इसीलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक लिखा गया, सॉरी इसके लिए परावर्तक होना चाहिए था। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। गोलीय दर्पण के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इसका जवाब दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो सकता है, उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक करते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होते हैं उसके वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, ये आसान प्रश्न है और इसका जवाब आप ज़रूर कर सकते हैं, हम आशा करते हैं। चलिए, ये आपका 9वां प्रश्न है। बेहद आसान है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, लेंस में 2 फोकस होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक गोलीय दर्पण हम बना लेते हैं। चलिए, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया छोटा सा। ठीक है, कहा गया है क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट परावर्तित होते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? अब मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हम इसके बाहरी भाग को रजित करके हम ये आधा इसका ये वाला हिस्सा हम अवतल लेंस बना लिए। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं। और आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका परावर्तक पृष्ठ होगा। अवतल दर्पण के लिए क्या होगा? ये परावर्तक पृष्ठ होगा। तो क्वेश्चन है कि इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? केंद्र देखिएगा ध्यान से, इसका केंद्र यहाँ पे बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। इसको हम लोग, अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोग को ये आसानी से याद होगा कि इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपका अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण का वक्त लिखा गया है, यहाँ पर वक्ता होना चाहिए था। वक्ता केंद्र को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, यानी निरूपित किया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। वक्ता केंद्र को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो उसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जवाब देते रहिएगा कमेंट में और हमें बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेंस की बात की गई है। किसका? लेंस की। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जल्दी से कमेंट में बताएं हमें, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जल्दी से बताइए, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये बेहद आसान प्रश्न है और इसके साथ एक क्वेश्चन और जवाब दीजिएगा कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? इसका भी जवाब आपको कमेंट में हमें बताना है। क्वेश्चन था निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक का बात किया गया और यहाँ पे लेंस है। क्या है? लेंस है। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धनात्मक पूछा गया फोकस दूरी,
तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। और एक क्वेश्चन हमसे आपसे हम एक और पूछे थे कि ऋणात्मक फोकस दूरी किस लेंस की होती है, तो उसका हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट हियर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है या फिर दोनों होती है? आपको जल्दी से बताना। ये भी अच्छा प्रश्न है, आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। हम आशा करते हैं इसका आप जवाब दे पाइएगा। क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक ऋणात्मक? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा, मन से किया होगा, तो आप बता सकते हैं। जल्दी से हमें कमेंट में बताएं कि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। है आसान प्रश्न, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बेहद आसान प्रश्न है, इसका जवाब तो बच्चा भी दे सकता है। बताइए, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी या फिर टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए था, टेढ़ी मेढ़ी लिखा गया, कोई बात नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कर लीजिएगा। प्रकाश गमन करता है, बताइएगा जल्दी से। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, क्या सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन है इज द राइट हियर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। कुछ लोग इसका जवाब ही गलत कर देते हैं। प्रकाश निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये भी आसान कहिए या फिर इम्पोर्टेंट कहिए या फिर बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न कहिए, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादातर गलती करते हैं। ठीक है, आपका जो प्रश्न है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? जल्दी से बताइए। कुछ लोग डायप्टर मार देंगे, क्योंकि जानते हैं डायप्टर पढ़ें वो लोग, लेकिन डायप्टर जो मात्रक होता है वो आपका क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता होता है उसका मात्रक है। यहाँ पर आवर्धन का पूछा गया, और आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट हियर, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं यह जो क्लास है आपके लिए यूज़फुल होगा और एग्ज़ाम के लिए यह बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आप इस क्लास को एक बार ज़रूर देखें और हमें बताएं कि कैसा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताइएगा इसका जवाब। अपवर्तनांक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। इसमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, जल्दी से बताइएगा। वायु का है कि बर्फ़ का है कि कांच का कि हीरा का? जल्दी से बता दीजिए हमें, जल्दी से, कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अधिक किसका है? तो हमारे ख्याल से ऑप्शन डी इज़ द राइट हियर, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक इन सभी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक इनमें सबसे अधिक होता है, कांच से भी, बर्फ़ से भी और वायु से भी। आपको एक क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, आपको यह भी बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक होता कितना है। जल्दी से कमेंट में छाप के बता दीजिए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, क्या है? वही जो हम आपसे पूछे थे। चलिए, इसी का जवाब दे दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, हर बार में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक पूछा, बताइए कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। हमारे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2.42 इज़ द राइट हियर।
हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस क्लास का आनंद लीजिए और हमें बताएं क्लास कैसा लगा और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, हमें कमेंट में बताएं ताकि हम वो आपके बीच में ला सके। ठीक है ना। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसा प्रश्न है। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। 19 है, यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक है, यहाँ पे 19 होना चाहिए था, 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समतल दर्पण की भी कुछ विशेषताएं होती है, उसको बताना है आपको। इसको में हम कुछ आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आपको इसका नंबरिंग वाइज 1 2 3 करके आपको इसकी विशेषताओं को लिख के कमेंट में हमें बताना है। क्या बता सकते हैं? अगर आप लोग ने क्लास किया होगा तो हम आशा करते हैं कि आप बता ही सकते हैं। चलिए बारी बारी से हम समझते हैं कि समतल दर्पण की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, यानी कि आभासी होता है। और आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बताइए वास्तविक प्रतिबिंब को कि आभासी प्रतिबिंब को। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इसका जवाब दे पाइएगा। यानी कि समतल दर्पण का पहला विशेषता है कि इसमें काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इस दर्पण से जो वस्तु का आकार जो होता है, जब इस दर्पण के सामने रखेंगे तो इसकी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो आकार होगा वह वस्तु के समान ही होगा। यानी जितना आकार वस्तु का होगा प्रतिबिंब का भी आकार क्या होगा, वही होगा, सेम होगा। ठीक है ना। एक विशेषता इसका और ही होता है, इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जैसे कि पूछेगा कि ऐसे पूछ सकता है कि कोई किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए कि देखो हम रफली फिगर आप समतल दर्पण का बना देते हैं ध्यान से समझने के लिए। मान लीजिए कि आपका समतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मान लीजिए कि ये आपका ध्रुव होता है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये आपका ध्रुव होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पे। ठीक है, तो जितना बड़ा वस्तु यहाँ है इसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा और जितना दूरी दर्पण से वस्तु की है प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी उतना ही होगा। तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने क्वेश्चन ही डाल दिया कि समतल दर्पण की विशेषताएं बताएं। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि समतल दर्पण की विशेषताएं आप मुख्य रूप से आप इसको याद कर ले, किसी भी तरह से आप इसको समझ करके जाएं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया पहला विशेषता कि इसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, बराबर होता है। और इसका प्रतिबिंब जो बनता है जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उतना ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये कुछ मुख्य जो इनकी विशेषताएं, इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हम आपको बता देते हैं उसको आप लोग याद करें। जैसे कि वस्तु का जो पोजीशन से भी 1 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अनंत पर हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर वक्ता केंद्र पर हो तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार बढ़िया से देख लेना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समतल दर्पण की विशेषताएं कुछ समझ में आई होंगी। फिर भी हम आपको एक बार बोल देते हैं कि आप एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 20वां नंबर प्रश्न की ओर। और आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही टिक किया है खुद स्वयं। ठीक है, क्योंकि चोरी अपने से आप करके आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए हम आशा करते हैं कि आप ईमानदारी से इस क्लास को किए होंगे और इसका सही जवाब दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर डायरेक्टली 2 नंबर वाले प्रश्न में आपको पूछे जाते हैं और पूछा भी जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है।
क्या बता सकते हैं, जल्दी से बताएं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या उपयोग है? अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको पता कीजिए। हमें लगता है कि अगर आप लोगों ने कहीं पे क्लास किया हो, पढ़ाई किया हो, तो आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पढ़ लिए हैं कि दंत चिकित्सक दंत चिकित्सा में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है, सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है। तो उस क्वेश्चन के आधार पर भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, बता दीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी और भी वीडियो जो होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो आपको समय से मिल जाए, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास सही लगा होगा। बाकी बात जो आप अपना फीडबैक है वो हमें कमेंट में बताइएगा, और क्या समस्याएं हैं उनको भी बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर वाइज रिवीजन हो रहा है। तो उसके आधार पर हम अगला चैप्टर, जैसे कि मानव नेत्र के बारे में और रंग बिरंगी संसार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके अनुसार हम आपको पूरे टॉपिक को कवर कराएंगे, ठीक है। तो आपका जो अगला क्लास होने वाला है वह मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।